देख रहे हैं केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट। आज इसका आगे हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक उठाएंगे जिसका नाम है आपका बॉन्ड थ्योरी ऑफ सॉलिड। ठीक, तो चलिए ये बॉन्ड थ्योरी ऑफ सॉलिड को समझते हैं। जब हम किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, समझ में आ रहा है? तो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है तो उसके लास्ट ऑर्बिट पे जितनी भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होती है हाफ फिल ऑर्बिट, यानी कि वो ऑर्बिट कंप्लीटली आपका फुलफिल नहीं होता है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया जाता है, आयोनाइज कर दिया जाता है, तो वो अपना ऑर्बिट को छोड़ के उसका अगला वाला ऑर्बिट में क्या करता है, जंप कर जाता है। मेरा बात समझ में आया? जैसे कि किसी एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन लिखे और वो मान के चलिए कि 3p तक गया, ठीक, तो 3p के आगे कौन सा ऑर्बिट आने वाला है एबव प्रिंसिपल के अनुसार? जल्दी बोलिए। 4s आने वाला है। या 3p के बाद में अगर सीरियली देखें तो क्या आने वाला है, 3d आने वाला है। तो जैसे ही हम उस इलेक्ट्रॉन्स को आयोनाइज कर देते हैं तो वो अपना 3p ऑर्बिट को छोड़ के 3d में क्या करता है, जंप कर जाता है। समझ पाई? तो 3p और 3d के बीच में कुछ क्या है, गैपिंग है कि नहीं है? उसी को तो वो क्या करता है, जंप करता है। वही गैपिंग आपका क्या कहलाता है, फोरबाइडेन गैप कहलाता है। बात समझ पाई? यस सर। तो यहां पे बॉन्ड थ्योरी, बॉन्ड थ्योरी किसमें, सॉलिड में हम लोग देखेंगे। जो फर्स्ट जहां तक इलेक्ट्रॉन्स आपका भरा हुआ है उस ऑर्बिट को हम लोग कहते हैं वालेंस बॉन्ड। क्या कहा जाता है? वालेंस बॉन्ड। वालेंस क्या कहते हैं इसको? वालेंस, वालेंस बॉन्ड कहा जाता है। ठीक, और ये ऊपर वाला एक जो बैंड मिला आपको, इसको कहते हैं कंडक्शन, कंडक्शन बैंड। याद रखिएगा। अब इसको कंडक्शन बैंड क्यों कहा गया उसको भी ध्यान से सुनिए। जब हम किसी का कॉन्फ़िगरेशन लिखे, सपोज दैट हम सिलिकॉन का लिख रहे हैं, ठीक, सिलिकॉन एटॉमिक नंबर क्या होती है, 14 होती है। इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिख दें तो क्या मिलेगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2। यही है। यस सर। इसका ये मतलब हुआ, आप समझिएगा कि न्यूक्लियस है सिलिकॉन, तो बीच में पॉजिटिव चार्ज होंगे। यस सर। ठीक, अब ये भी 3 और ये भी क्या है, 3। ये दोनों को अगर हम जोड़ दें तो कितना हुआ, 4। तो सिलिकॉन का लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये आप पी टाइप या एन टाइप सेमीकंडक्टर में सीख चुके हैं, है कि नहीं? यस सर। अब ये ऑर्बिट क्या कंप्लीटेड है? नहीं है कंप्लीटेड। जब ये इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करते हैं, आयोनाइज कर देंगे। क्या कर देंगे? आयोनाइज कर देंगे। जैसे ही आयोनाइज करेंगे तो इसका आगे आने वाला जो ऑर्बिट है उस ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर जाएगी, जंप कर जाएगी। यानी कि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगी, यहाँ पे कूद जाएगी। अब जब इलेक्ट्रॉन कूदी तो साथ में किसको लेके जाएगा, चार्ज को लेके जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? अब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही कूदा तो यहाँ पे खाली हुआ, और जहाँ पे खाली होती है वहाँ पे प्लस चार्ज आ जाता है, और प्लस चार्ज आने की वजह से ये दूसरा इलेक्ट्रॉन को फिर से अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, फिर वो आयोनाइज होगा, फिर इसमें कूदेगा। ठीक, तब वो क्या बन जाएगा, कंडक्टर बन जाएगा। तो यहाँ का ये वैलेंस बॉन्ड, वैलेंस बैंड यही वाला है, 4 इलेक्ट्रॉन वाला। जब ये जंप करेगा और कहाँ पे कूदेगा आपका, इस बैंड पे, यानी कि यहाँ पे, तो ये मटेरियल क्या बन जाएगा आपका, कंडक्शन बन जाएगा। इसलिए इस बैंड को क्या कहा जाता है, कंडक्शन बैंड कहा जाता है। अब वैलेंस बॉन्ड, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो ये गैपिंग दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये क्या कहलाता है आपका,
फोर बाइडेन गैप कहलाता है। समझ पाई? यस सर। फोर बाइडेन गैप किसको कहते हैं? यस सर। क्लियर? डाउट तो नहीं है? नो सर। चलिए इसको और थोड़ा सा समझाते हैं। मान के चलिए 3p के आगे हम क्या लिखते हैं? 3d लिखते हैं। ठीक, तो यहां पे ये दो चीज देखिए, एक आपका क्या है? 3s है, और एक क्या है आपका? 3p है। ये दिखाई देता है आपको? 3s और 3p। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जंप करेगा आपका? 3d में। यहाँ पे क्या करेगा? ये जंप करेगा। तो ये 3s और 3p ये आपका क्या कहलाया? वायलेंस बैंड कहलाया। ये क्या कहलाया? वायलेंस बैंड कहलाया। जबकि 3d आपका क्या कहलाया? कंडक्शन बैंड कहलाया। ठीक, यस सर। और वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप है वो गैप क्या कहलाती है? फोर बाइडेन गैप कहलाता है। डाउट है? नो सर। तो अगर हम इसको एक लाइन पे लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? ध्यान से देखिएगा। किसको? फोर बाइडेन गैप को। फोर बाइडेन गैप, ध्यान से समझिएगा। द गैप बिटवीन, द गैप बिटवीन वायलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड are known as four Biden gap. Clear? यस सर। किसी प्रकार का डाउट है? नो सर। और एक फिगर बनाना चाहती है तो इस तरह से बना लीजिए। ध्यान से देखिए समझने के लिए। ये इसको आपने क्या माना था? 3D। ये आपका क्या था? कंडक्शन बैंड। यही था क्या? यस सर। ये नीचे वाला क्या था आपका? एक था आपका 3s और एक क्या था? 3p। इसको किसके नाम से जानते हैं? वायलेंस बैंड के नाम से जानते हैं। और ये दोनों के बीच में ये जो गैप है, ये गैप किसके नाम से जाना जाता है? फोर बाइडेन गैप के नाम से जाना जाता है। क्लियर? लिख पाएंगे ना एग्जाम में? यस सर। और ये सारी पूरी घटना को किसके नाम से जाना जाता है? बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड के नाम से जाना जाता है। दो तरह से क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि आप बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड से क्या समझते हैं, या क्या बोल सकता है कि फोर बाइडेन गैप से क्या समझते हैं। क्लियर हो गया दोनों? ये पूरी घटना को किसके नाम से जानते हैं? बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड के नाम से जाना जाता है। क्लियर? चलिए देखते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड में जो मैग्नेटिक गुण होती है वो बेसिकली 5 प्रकार की होती है। कितना प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। ये होती है आपका डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरी मैग्नेटिक। ये 5 प्रकार की हमारे पास में सॉलिड होती है। ठीक, और ये किसको हम किस सॉलिड किस मैग्नेटिक नाम से जानेंगे, यहाँ पे छोटी छोटी भाषा में उसका डेफिनेशन लिख दिया गया है। चलिए ध्यान से देखिएगा। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस या डायमैग्नेटिक सॉलिड, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, किसको कहते हैं? दीज आर वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड एंड डू नॉट हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। वो पदार्थ जब हम
कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में के अंदर भी उसको क्या करें, लेके जाएं, तो वो धीरे धीरे क्या करे, रिपेल करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। बात समझ में आया? Yes, sir. जैसे कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड, वैनेडियम पेंटॉक्साइड, ये आपको पहचान में आता है फिनाइल, और ये नमक यानी कि NaCl एग्जाम्पल में। ठीक। दूसरा क्या कहा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, किसको कहते हैं हम लोग? These are attracted by the magnetic field। अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है, ठीक, और उसमें उस पदार्थ को अगर हम रख दें तो वो क्या करेगा, उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। एंड हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास क्या होती है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होती है। दीज लॉस मैग्नेटिज्म, ये अपना मैग्नेटिज्म को क्या करता है, लॉस कर देता है, खो देता है। इन द absence ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझिए मेरा बात को। जैसे फॉर एग्जांपल में O2 Cu+2 Fe+3, जब ये सारी मटेरियल्स को हम कहाँ पे रखें, मैग्नेटिक फील्ड में रखें, तो मैग्नेटिक फील्ड इसको क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। अगर वहां से मैग्नेटिक फील्ड क्या करें, हम हटा दें, तो ये किसको लॉस कर देता है, मैग्नेटिज्म को लॉस कर देता है। जैसे कि वहां पे उसके अंदर पे जो गुण है, वो गुण को क्या करता है, खत्म कर देता है। लेकिन उसके अंदर पे जैसे है, तब उसमें भी मैग्नेटिज्म गुण चला आता है। समझ पाई? तीसरा नंबर देखिए, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। These are attracted by the magnetic field and so permanent magnetism। जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में वो पदार्थ को रखें, तो वो उसको अपनी ओर क्या करे, अट्रैक्ट कर ले, और वो भी खुद मैग्नेट बन जाए। जैसे कि लोहा, कोबाल्ट, निकेल, जैसे चुंबक को उसको सटाएंगे तो वो खुद भी चुंबक बन जाएगा। ये बोल रहा है, ये नहीं बनता है, समझ पा रही हैं? ये चुंबक है, चुंबक में आपने कोई लोहा को सटाया तो वो लोहा भी क्या बन गया, चुंबक बन गया। ये लिखा होगा यहाँ पे परमानेंट मैग्नेटिज्म। फॉर एग्जांपल में क्या है, आयरन, कोबाल्ट, निकेल एक्सेट्रा। क्लियर? जबकि इसमें वैसी कहानी नहीं होता है, केवल उसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। बात समझ पाई? एंटी फेरोमैग्नेट, इसका उल्टा। दिस सब्सटेंस हैव नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो। इस पदार्थ का नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। ये बात आप याद रखिएगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। कौन सा पदार्थ का, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का। ड्यू टू कॉम्प्लेमेंट्री एलिमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, इसका ये मतलब हुआ, ध्यान से समझिएगा, कि ये हमारा क्या है, एक सब्सटेंस है। कैसा सब्सटेंस है, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो इसका जो एलिमेंट होगा, इसके अंदर पे जितने भी एटम्स प्रेजेंट होंगे, उस एटम का डायरेक्शन हमारा डिफाइनाइट होगा। ये देखिए, जिधर मर्जी उधर, इस तरह से। और यही कारण से ये क्या कहलाती है, हमारा एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाती है। जैसे कि MnO, MnO2, FeO। क्लियर? इसके अंदर पे ये क्या है, आपको कॉम्प्लेमेंट्री एलिमेंट। आपका क्या होता है, जीरो होता है। कोई उधर तो कोई इधर, मतलब कोई भी एक डायरेक्शन पे नहीं होती है। क्लियर? चलिए, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या कहता है, दिस सब्सटेंस हैव ए नेट डाइपोल मोमेंट। इसमें क्या होता है, नेट डाइपोल मोमेंट होता है, ड्यू टू अनइक्वल पैरेलल एंड एंटी पैरेलल एलिमेंट। उसी तरह से ये अगर इधर है, इस तरह से है, तो इसका ये एंटी पैरेलल भी हो सकता है,
ठीक, और दूसरी कंडीशन में क्या हो सकता है, ये पैरेलल भी हो सकता है। दोनों में फर्क समझ में आए? Yes, sir. और ये हमारा क्या होता है, Fe3O4 इसका एग्जाम्पल। इस तरह से हमारा ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड कितना प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। क्लियर? Yes, sir. तो यहीं पे हमारा केमिस्ट्री जो चैप्टर हमारा क्या था, फर्स्ट सॉलिड स्टेट, खत्म होती है। क्लियर? Yes, sir. अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो बन है उसको आप सोल्व करेंगे। बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमने सोल्व भी किए हैं, ठीक है। Yes, sir. तो चलिए केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट को पूरी तरह से आज यहीं पे क्या करेंगे, खत्म करते हैं, ठीक।